725 ईस्वी से 825 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस दौर में शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, कला और वास्तुकला का विकास हुआ और विभिन्न धर्मों का परस्पर प्रभाव देखने को मिला। यह गहन परिवर्तनों का समय था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। पूर्व में पालों के राजसी शासन से लेकर दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्यों तक और दक्कन में राष्ट्रकूटों के उदय तक इस सदी में नई शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। इस अवधि में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले जिन्होंने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को फिर से परिभाषित किया। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हुआ जिसने क्षेत्रीय राज्यों को अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी। हालांकि इस विखंडन से अराजकता नहीं फैली, इसके बजाय इसने सांस्कृतिक उत्कर्ष और क्षेत्रीय पहचान के युग की शुरुआत की जिसमें प्रत्येक राज्य ने भारतीय सभ्यता की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया। इस काल में भारतीय धरती पर नए धर्मों और विचारों का भी आगमन हुआ। 712 ईस्वी में सिंध की अरब विजय, जबकि शुरू में एक स्थानीय घटना थी, दूर तक पहुंचने वाले परिणाम थे। उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन को चिह्नित करते हुए और इस्लामी और भारतीय संस्कृतियों के बीच भविष्य के अंतःक्रियाओं के लिए मंच तैयार किया। हालांकि यह अवधि केवल विजय और संघर्षों से परिभाषित नहीं थी, यह उल्लेखनीय बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों का भी युग था जिसमें साहित्य, दर्शन और कला में प्रगति हुई थी। इस युग में भव्य मंदिरों का निर्माण और साहित्यिक कृतियों की रचना देखी गई जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। इसलिए 725 ईस्वी से 825 ईस्वी तक की अवधि भारत के लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में है। यह चुनौतियों और अवसरों दोनों का समय था जिसने आने वाली सदियों के लिए उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। भारत के पूर्वी इलाकों में बंगाल और बिहार के उपजाऊ मैदानों के बीच पाल साम्राज्य का उदय हुआ, एक ऐसा राजवंश जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति और बौद्ध धर्म का कट्टर संरक्षक बन गया। लगभग 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा स्थापित पाल वंश अपेक्षाकृत विनम्र शुरुआत से प्रमुखता से बढ़ा। एक क्षेत्रीय सरदार गोपाल ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और एक राज्य की स्थापना की जिसने पाल शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल, जिन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया, ने साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। एक धर्मनिष्ठ बौद्ध धर्मपाल के शासनकाल ने पाल शक्ति और प्रभाव के चरम को चिह्नित किया। उन्हें पाल साम्राज्य को एक साम्राज्य में बदलने का श्रेय दिया जाता है जिसने उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। धर्मपाल का शासनकाल सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। वह बौद्ध संस्थानों के अपने संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जिसे उन्होंने पुनर्जीवित किया और बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया। धर्मपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी देवपाल ने सैन्य विस्तार और बौद्ध धर्म के संरक्षण की विरासत को जारी रखा। उन्होंने पाल शक्ति को और आगे बढ़ाया, पूर्व में कामरूप जो असम है और दक्षिण में उत्कल जो ओडिशा है तक पहुंच गया। देवपाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय शिखर पर था जो उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। अपने पूर्ववर्तियों की तरह देवपाल एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध मठों और विद्वानों का संरक्षण किया। पाल अपनी सहिष्णुता और समावेशिता के लिए प्रसिद्ध थे। स्वयं धर्मनिष्ठ बौद्ध होने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म और जैन धर्म सहित अन्य धर्मों का संरक्षण किया। पाल काल में बौद्ध कला, साहित्य और दर्शन का विकास हुआ। पाल शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर बौद्ध शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां पाल पूर्व में अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे, वहीं चालुक्य वंश दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से दक्कन में एक प्रमुख शक्ति रहे चालुक्य इस अवधि के दौरान अपने प्रभाव को जारी रखा, खासकर पश्चिमी दक्कन में। इस युग के चालुक्य शासक हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की तरह सैन्य रूप से विस्तारवादी नहीं थे, लेकिन अपने कुशल प्रशासन, कलाओं के संरक्षण और मंदिर वास्तुकला में योगदान के लिए जाने जाते थे। इस अवधि के दौरान चालुक्यों के सबसे प्रमुख शासक विक्रमादित्य द्वितीय थे, जिन्होंने 733 से 746 ईस्वी तक शासन किया था। विक्रमादित्य द्वितीय सिंध के अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने सफल अभियानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने दक्कन में उनकी प्रगति को प्रभावी ढंग से रोक दिया। भारत में अरब विजयों के ज्वार को रोकने और दक्कन के सांस्कृतिक परिदृश्य को संरक्षित करने में उनकी जीत महत्वपूर्ण थी।
विक्रमादित्य द्वितीय न केवल एक सक्षम योद्धा थे, बल्कि कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से सजा हुआ था और वे स्वयं काफी विद्वान व्यक्ति थे। चालुक्य मंदिर वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से वेसर शैली, एक संकर स्थापत्य परंपरा जिसने उत्तरी भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के तत्वों को जोड़ा। चालुक्य मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, विशाल शिखरों या मीनारों और विस्तृत मूर्तियों के साथ उस समय के कलात्मक और स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, चालुक्य वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। चालुक्य शासन ने दक्कन के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया। उन्होंने कन्नड़ भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके संरक्षण से क्षेत्र में कला, वास्तुकला और विद्वता का विकास हुआ। जैसे जैसे चालुक्य शक्ति कमजोर होती गई, दक्कन में एक नई शक्ति का उदय हुआ, राष्ट्रकूट, जिन्होंने मूल रूप से चालुक्यों के अधीन सामंतों के रूप में कार्य किया था, धीरे धीरे 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में प्रमुखता से बढ़े। उन्होंने अपनी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक मालखेड़, मान्यखेता में स्थापित की और जल्दी ही दक्कन और मध्य भारत में क्षेत्र के एक विशाल भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य सक्षम शासकों के उत्तराधिकार में भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गया, जो पूर्व में पालों और उत्तर में प्रतिहारों को टक्कर दे रहा था। ध्रुव धारावर्ष, जिन्होंने 780 से 793 ईस्वी तक शासन किया, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक एक चतुर रणनीतिकार और एक कुशल सैन्य कमांडर थे। उसने चालुक्यों को उखाड़ फेंका और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जो अगली 2 शताब्दियों तक दक्कन पर हावी रहेगा। ध्रुव की महत्वाकांक्षा दक्कन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पूर्व में पालों और उत्तर में प्रतिहारों के खिलाफ सफल अभियान चलाए, जिससे राष्ट्रकूटों को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। गोविंद तृतीय, जिन्होंने 793 से 814 ईस्वी तक शासन किया, ध्रुव के पोते, शायद राष्ट्रकूट शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का और विस्तार किया, दक्षिण में कांचीपुरम और उत्तर में गंगा के मैदानों तक अभियान चलाया। गोविंद तृतीय के शासनकाल ने राष्ट्रकूट शक्ति के उच्च बिंदु को चिह्नित किया। वह कला और साहित्य के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में भारत में रॉक कट वास्तुकला के कुछ बेहतरीन उदाहरणों का निर्माण देखा गया, जिसमें एलोरा में कैलाश मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। राष्ट्रकूट अपने पूर्ववर्ती चालुक्यों की तरह कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने गुफा मंदिर वास्तुकला की परंपरा को जारी रखा और उनके शासनकाल में एलोरा और अजंता में भारत में कुछ सबसे प्रभावशाली रॉक कट मंदिरों का निर्माण देखा गया। राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ और संस्कृत साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका दरबार विद्वानों और कवियों से सजा हुआ था और उन्होंने साहित्य और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही हम अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर मोड़ते हैं, हम खुद को एक नए युग के भोर में पाते हैं। संस्कृति और इतिहास से समृद्ध यह क्षेत्र इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखना शुरू कर देता है। राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, नए राज्य सत्ता में आ रहे हैं और पुराने लुप्त होते जा रहे हैं। यह युग प्रभावशाली राजवंशों के उद्भव का प्रतीक है, जो उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार देंगे। इस समय के दौरान सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति उल्लेखनीय है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार तैयार करती है। तो आइए उत्तर भारतीय इतिहास के इस आकर्षक अध्याय में गहराई से उतरें, जहां हर मोड़ पर एक कहानी बताई जा रही है। 775 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। नागभट्ट द्वितीय के नेतृत्व में प्रतिहार साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, क्योंकि क्षेत्रीय राज्य वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रतिहारों ने अपनी रणनीतिक कुशाग्रता और सैन्य कौशल के साथ एक विशाल क्षेत्र को तराशना शुरू कर दिया, जिससे सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य गहराई से प्रभावित हुआ। इस अवधि के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप धर्मों का एक समृद्ध चित्र था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभरते इस्लामी प्रभावों के साथ सह अस्तित्व में थे। मंदिर, मठ और मस्जिद परिदृश्य को दर्शाते हैं, प्रत्येक क्षेत्र की विविध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। इस युग ने विचारों और प्रथाओं के एक उल्लेखनीय मेल को देखा, एक अद्वितीय सांस्कृतिक संश्लेषण को बढ़ावा दिया, जिसने भारतीय सभ्यता के भविष्य को आकार दिया। इस युग की विरासतें कई गुना हैं। खजुराहो के मंदिर और एलोरा की रॉक कट गुफाएं जैसे स्थापत्य चमत्कार उस समय के कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़े हैं।
अपनी जटिल नक्काशी और भव्य डिजाइनों के साथ ये संरचनाएं आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। इसके अलावा ग्रंथों और मौखिक परंपराओं में संरक्षित अवधि के साहित्यिक और दार्शनिक योगदान ने भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जब हम 725 से 825 ईस्वी तक की अवधि को देखते हैं तो हमें परिवर्तन और निरंतरता दोनों की विरासत दिखाई देती है। राजनीतिक परिदृश्य राजवंशों के उत्थान और पतन से चिह्नित था, फिर भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताना बाना लचीला और अनुकूली बना रहा। यह युग ताकतों के अपने गतिशील संपर्क के साथ भारतीय इतिहास के समृद्ध और विविध टेपेस्ट्री के लिए आधार तैयार करता है, जिसे हम आज जानते हैं।